वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। मई 2021 एक यंग लड़की जो अपने आप को एक ट्रांसजेंडर मैन की तरह आइडेंटिफाई करती थी वो सडनली गायब हो जाती है और 2 दिन तक ढूंढने के बाद उसकी जो बॉडी है वो गांव वालों को एक खाली खेत में पड़ी हुई मिलती है। उस बॉडी पर कोई कपड़े नहीं थे और उसके हेड में किसी भारी चीज से वार करा गया था। तो जब इस केस की न्यूज़ बाहर आई सब ही लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। ये क्लियरली एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक खून का केस था। धीरे धीरे कर लोग साथ में आए और उन सब ने मिलकर जस्टिस की डिमांड करी और एक तरीके से ये एक नेशनल आउटरीच बन चुका था। आज की वीडियो में हम जिस केस के बारे में बात करेंगे ये केस है धोखे के बारे में, कि कैसे आप किसी को दोस्त समझकर उस पर अंधा भरोसा करते हो और सामने वाला आपके इसी भरोसे का फायदा उठाता है। सो विद दैट सेड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसका नाम था नोरेबी ट्राई। वो रहती थी क्यूजॉन सिटी फिलीपींस में। इस एरिया में सारी ही जो फैमिलीज थी वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानती थी। ज़्यादातर सारी ही फैमिलीज जो है वो लो इनकम ग्रुप वाली थी और नोरेबी की फैमिली भी इसी कैटेगरी से थी। नाउ अगर हम देखें तो जो नोरेबी थी वो एक लड़की थी पर वो अपने आप को एक ट्रांसजेंडर मैन की तरह आइडेंटिफाई करती थी। अगर हम उसकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो इतना तो साफ साफ है कि उसने कभी भी अपने जेंडर को छुपा कर नहीं रखा था। वो अपने सभी पड़ोसियों के साथ काफी ज्यादा काइंड थी और काफी ज्यादा हेल्पफुल भी थी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ डायरेक्टली नहीं करा था जिसके कारण उसके कोई एनिमीज बन जाए। नाउ ऑन May 17, 2021 जो नोरेबी है वो अपने घर से बाहर घूमने के लिए जाती है, जिसके बाद उसके साथ क्या होने वाला था ये किसी ने नहीं सोचा था। अगले दिन तक वो अपने घर वापस नहीं आती, जिसके कारण जो उसकी मदर है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उन्होंने नोरेबी को काफी ज्यादा कॉल किए, काफी ज्यादा मैसेजेस भेजे पर सामने से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए जो मदर है वो आसपास की फैमिलीज के पास जाती है और उनसे हेल्प मांगती है, जिसके बाद आसपास के सभी लोग मिलकर नोरेबी को ढूंढने लगते हैं। साथ में मिलकर सभी लोगों ने 2 दिन तक ढूंढा पर उन्हें कोई भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं मिल रहा था। पर तभी अचानक से ही जो गांव के लोग हैं उन्हें आसपास के खेत से बहुत बुरी स्मेल आ रही थी और इस स्मेल को फॉलो करते करते लोग एक बॉडी के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाई जाती है और इस पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। अब पुलिस और गांव वालों के सामने एक बॉडी थी। बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड थी पर कहीं ना कहीं लोगों को ये आइडिया था कि ये बॉडी नोरेबी की ही है, क्योंकि गांव में ऑलरेडी बहुत सारे लोग नोरेबी को ढूंढ रहे थे। जिसके बाद इस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए नोरेबी की मदर को बुलाया जाता है और मदर आके इस बॉडी को कंफर्म करती है। अब इस बॉडी से पुलिस को कुछ प्राइम एविडेंस मिलते हैं। नंबर 1, नोरेबी के साथ किसी ने जबरदस्ती करी थी। नंबर 2, उसके हेड में किसी भारी चीज से वार करा गया था, जिसके कारण उसका जो स्कल है वो फ्रैक्चर हो गया था। और नंबर 3, उसके बॉडी में बहुत सारे इंजरी के मार्क्स थे, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आखिरी समय में उसने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया होगा। अब नोरेबी की बॉडी कंफर्म होने के बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो उसके बैकग्राउंड को पता लगाते हैं, लाइक उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, उसका रिलेशनशिप स्टेटस और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी। और जब ये केस चल रहा था तब एक इंसान ऐसा था जो इस केस को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था। लाइक वो इस केस की जो प्रोग्रेस है उसका अच्छी तरह से फॉलो अप ले रहा था और ये इंसान था नोरेबी का चाइल्डहुड फ्रेंड ज़ैंडर डेला क्रूज। वो नोरेबी का बचपन का दोस्त था और वो इस केस में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहता था। जब भी इस केस को लेकर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो ज़ैंडर हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहता। पर जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ज़ैंडर इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि उसे इस केस के प्रोग्रेस के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना है और कहीं ना कहीं उसके इस बिहेवियर के कारण पुलिस का जो शक है अब वो उस पे शिफ्ट हो रहा था
और इसी के दौरान एक विटनेस सामने आता है और वो पुलिस को ये बताता है कि उस दिन उसने नोरेबी और जैंडर को साथ में देखा था। तो अब ये कंफर्म हो चुका था कि जैंडर ही वो इंसान था जो नोरेबी के साथ आखिरी टाइम दिखा था, जिसके बाद किसी ने नोरेबी का खून कर दिया। सो अब इसी अप्रोच के साथ जो पुलिस है वो जैंडर को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। इस चीज को याद रखना कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं थे, वो बस एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट था और कहीं ना कहीं पुलिस को ये बिलीव था कि उसे ऐसा कुछ तो पता है इस केस के बारे में जो उनकी हेल्प करेगा। तो जब पुलिस जैंडर के साथ क्वेश्चनिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैंडर जो भी कुछ बोल रहा है वो उस पर खुद ही 100% श्योर नहीं है। जैंडर के जवाब में एक इनकंसिस्टेंसी दिख रही थी, उसके जवाब में एक हेजिटेशन दिख रहा था पुलिस को, उसके चेहरे में साफ साफ एक घबराहट थी और वो आंखों में आंखें मिलाकर जवाब नहीं दे पा रहा था। और फाइनली वो अपना मुंह खोल ही देता है और यहाँ से हमें सच्चाई पता चलती है कि उस दिन नोरेबी के साथ क्या हुआ था। क्राइम वाले दिन नोरेबी और जैंडर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे, पर तब जैंडर ये बोलता है कि उसके 2 और दोस्त हैं जो साथ में मिलकर ड्रिंक करना चाहते हैं और उनके नाम थे जोएल और रिचर्ड। तो नोरेबी ड्रिंक करने के लिए मान जाती है और ये चारों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। पर तभी अचानक से ही इन 2 लोगों में से एक इंसान नोरेबी को बहुत बुरी तरीके से मुक्का मारता है। ये अटैक इतना ज़्यादा सीरियस और इतना ज़्यादा पेनफुल था कि जो नोरेबी है वो बेहोश हो जाती है और यहीं से शुरुआत होती है एक धोखे की। नाउ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या जैंडर को ये पता था कि वहां नोरेबी के साथ ऐसा क्या होने वाला है? एंड द आंसर इज वी डोंट नो। हमें ये नहीं पता कि जैंडर के इरादे क्या थे, पर इतना पता है कि जैंडर उस वक्त उस जगह में था और उसने नोरेबी की हेल्प नहीं करी। जिसके बाद ये तीनों मिलकर नोरेबी की बॉडी को क्राइम सीन तक लेके जाते हैं। अब तक काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था और उस समय वहां पर कोई भी नहीं आता जाता। ये सब मिलकर नोरेबी के साथ जबरदस्ती करते हैं, जिसके बाद सभी एविडेंस को मिटाने के लिए एक बहुत बड़ा पत्थर लिया जाता है और उसे नोरेबी के हेड में मारा जाता है, जिससे नोरेबी का जो स्कल है वो फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पर ये स्ट्रगल यहीं पर नहीं रुकने वाला था। वो लोग एक 12 इंच के एक लकड़ी को लेकर नोरेबी के जेनिटल एरिया में डाल देते हैं, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो नोरेबी से काफी ज्यादा नफरत करते थे। अब जाने से पहले ये तीनों मिलकर नोरेबी का फोन, उसका नेकलेस और उसकी घड़ी चुराते हैं और कुछ दिन बाद गांव वालों को नोरेबी की बॉडी मिलती है। ये कन्फेशन था जैंडर का और उसके इस कन्फेशन के बाद सब कुछ एकदम क्लियर हो चुका था। तो अब पुलिस एक एक करके सभी कल्प्रिट को अरेस्ट करते हैं। पुलिस ने जैंडर के साथ ही साथ जोएल और रिचर्ड दोनों को ही अरेस्ट कर लिया था। उनके पास से पुलिस को नोरेबी का फोन भी मिलता है और उनके पास एक अनलाइसेंस गन भी थी। कुछ रिपोर्ट्स का ये मानना है कि ये दोनों ड्रग्स डीलिंग बिजनेस में इन्वॉल्व थे और जो उनका ये गन है उन्होंने वो अपनी सेफ्टी के लिए रखा था। अब वो लोग डीलिंग में इन्वॉल्व थे या नहीं इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर इतना तो कंफर्म है कि एक नॉर्मल सिविलियन अपने पास एक गन कभी नहीं रखता। नाउ मैं इस वीडियो को 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अब तक कोर्ट से कोई जजमेंट पास नहीं हुई है और इसी के साथ जो नोरेबी का केस है वो यहीं पर खत्म होता है। अगर हम नोरेबी के केस को ऑन पेपर देखें तो ये बस एक खून का केस है, पर ये केस एक बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करता है कि ट्रस्ट बिल्ड करना और उस ट्रस्ट को मेंटेन करना ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर हम इसी ट्रस्ट को किसी गलत इंसान के हाथ में दे दे तो वो इसका मिसयूज़ कर सकता है। मैं 100% श्योर हूँ कि नोरेबी को जस्टिस मिल जाएगा, पर अगर हमने इस केस से कुछ वैल्यूबल सीखा नहीं तो इस केस का फ़ायदा ही क्या। सो विद दैट सेड इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।